ऐसा है क्या कि लखनऊ के लिए मेट्रो समय से पहले आ गई? 10-90 को एक तरह से कहा जाए तो ठिकाने ही लगा दिया गया है। हाँ, जो पब्लिक का पैसा लगा है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा मन में नहीं आया कि अगर 2-3 पेटी दबा दिया रहता, मैं भी तो बढ़ा दिया रहता तो आज कुछ और व्यवस्था होती। ज्यादा भीड़ माने मुख्यमंत्री जी के यहाँ आ रही है जिलों से, तो जरूर ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही है। एक नेताजी मिलने आते हैं और पहले दबाव बनाते हैं कि भाई उस अधिकारी पे कार्रवाई करो। जब मैंने कह दिया जांच कराएंगे, कोई 2-3 घंटे में थोड़ी परिणाम आ जाता है जांच में। आप मुलायम जी के दौर में भी थे, मायावती जी का दौर भी देखा आपने, कल्याण सिंह का भी दौर देखा, अखिलेश जी तक आपने देखा, तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन है? आईएएस के लिए कहा जाता है, आईएएस और भ्रष्टाचार, इनका जो दोस्ताना होता है जय वीरू टाइप का होता है। हाँ, कुछ प्रतिशत तो जैसे हर सेवा में है, आईएएस में भी वो बात आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो निचले तबके पे आप कार्रवाई कर देते हो, खाना पूर्ति है। एक आपका और आपके समय की परियोजना थी जेपीएनआरसी, हाँ, उसको भी ठप कर दिया गया, वो बंद कर दिया आपने- गया, हर साल अब बवाल। गाजीपुर में आपसे तो मुख्तार का दौर था, ये अफजाल अंसारी जी तो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे विधायक हैं। तो फिर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी मेरा कोई ऐसा कोई विचार नहीं। तो फिर क्यों चुनाव लड़े थे? किसी भी राज्य के नाकामी के लिए उसके अंदर फैली अव्यवस्था के लिए लाल फीताशाही को दोष देने की एक रिवायत रही। लाल फीताशाही मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर, इनके हिस्से में खामियाओं की पूरी सूची आ जाती है। सियासी हलकों में तो चर्चा इस बात की भी होती है कि नेताओं के पास उतना ज्ञान नहीं होते, वो उतने होशियार नहीं होते जितना खुरापाती ज्ञान इन अफसरों के पास होता है। सो भ्रष्टाचार की इमारत बनाने का पूरा आर्किटेक्चर अफसर बन जाता है और नेता के आदेश पर भ्रष्ट व्यवस्था की इमारत बनकर तैयार हो जाती है। व्यवस्था का ये एक सही पहलू है, लेकिन उसी व्यवस्था में एक ऐसे ईमानदार अफसर भी शामिल है जो न केवल बदलाव का सपना देखते हैं बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने में कामयाब भी हो जाते हैं। लखनऊ के काया क्लब का जो श्रेय है वो अखिलेश यादव जी को जाता है। उस शख्स ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जरूरी ढांचा का विचार किया, उसे सरकार के सामने रखा और मंजूरी भी दिलाई, फिर मेहनत कर उस ढांचे को जमीन पर उतारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके आलोक रंजन साहब ने इसी मामले पर बतकही के मंच पर बैठकी हुई। बातचीत दिलचस्प रही और आप भी देखिए। बहुत बहुत स्वागत है बतकही में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बतकही में हम करते हैं बहुत सी बातें, और बातें जो जनता को आए पसंद। शुरुआत करते हैं कि अचानक ऐसा कौन सा विजन आपके पास था जो आपसे पहले किसी के पास था नहीं। आपने शहीद पथ को चमका दिया, आपने आगरा एक्सप्रेसवे चमका दिया, आपने गोमती रिवर फ्रंट लेते आए, आपने आईटी हब बना दिया, एचसीएल को उठा के लखनऊ शिफ्ट कराया। आखिर ये सब विचार आप ही के दिमाग में है कि इससे पहले किसी ने सोचा था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता था? नहीं, देखिए, विकास के विचार तो हमेशा ही मेरे अंदर आते रहते हैं और मेरी कोशिश भी हमेशा ये रही है कुछ रचनात्मक कार्य हमेशा करूं। जिस किसी भी पोस्ट में मैं रहा हूं अपने 38 साल के सिविल सर्विस के कैरियर में, मैंने यही कोशिश की है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव या रचनात्मक कार्य हर जगह करूं, इनोवेटिव काम हर जगह करूं, और एक विजन लेके ही हमेशा एक काम करने की नियत रही है। तो आपने जैसे प्रोजेक्ट्स गिनाए ये रहे, और जैसे लखनऊ मेट्रो भी रहा, डायल 100 भी रहा, वो सब पे आराम से आएंगे। ये सब इस समय जिस दौरान मैं चीफ सेक्रेटरी रहा 2.25 साल, उस दौरान इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया। ये मैं कहूंगा कि इसके विजन के पीछे उस समय जो हमारी सरकार थी, उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे हमारे अखिलेश यादव जी, उनका भी विजन था कि ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको लाए जाएं। मेरा काम था उस विजन को उठा के वाकई इसको जमीन पे उतार देना, एज चीफ सेक्रेटरी धरातल पे उतार देना। और मैंने उनके उस विजन को जमीन पे उतारने के लिए जो हमारे अधिकारियों की टीम थी उनको लेके साथ एक पूरी टीम स्पिरिट बनाई, पूरी उसी में सबने एक ही उद्देश्य से सब लोग काम करने लगे, और एक ही उद्देश्य से सबने जब काम किया तो एक के बाद एक जो थी वो योजनाएं लागू होती गई और सफल होती चली गई। जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, वो 2 साल में वो बनकर तैयार हो गया। लखनऊ मेट्रो भी देख लीजिए, वो भी 2 साल में तैयार हो गया। डायल 100 का पूरी परियोजना भी 2-2.5 साल के अंदर बनकर तैयार हो गई। तो वो जब एक सबके अंदर उत्साह था, जोश था, और टीम की तरह कि हमें ये काम करना है, तो उसी की वजह से काम पूरा हो पाया। मेरा काम था कि मैंने उन लोगों को प्रोत्साहित किया, पूरी टीम को, और एक डायरेक्शन दिया, एक दिशा दिखाई और मॉनिटरिंग करी, और उससे वो कार्य जो है वो पूरा हुआ। अब एक एक करके बात करते हैं उन सभी योजनाओं की कहानी पे। सबसे पहले 3 योजना जो मुझे लगता है कि ना किसी जात धर्म के बिना, मतलब आप यूपी 100,
108 और 1090, ये 3 ऐसी परियोजना थी जिसको कोई भी उसे डायल करे, वो पहले आपसे नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, शहर है, ग्राम, वो बस मदद करने के लिए काम करता है। पब्लिक डोमेन में वो ऐसी चीज है कि सब उसका यूज करते हैं। तो इसकी परिकल्पना कहाँ से शुरू हुई, विचार कहाँ आया, मीटिंग में कैसे प्रस्ताव रखा गया, कौन कौन बैठा था, वो बताइए। हाँ, नहीं कि देखिए डायल 100 का जैसे आपने बात करी, जिसको आजकल लोग 112 कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके का प्रयोग था शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लाने के लिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई इनोवेशन या काम जो है वो नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से शांति व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार आया भी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर कहीं भी कोई घटना होने वाली हो, कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, या कोई क्राइम होने वाला हो या हो गया हो, तो तुरंत पुलिस अगर मौके पे पहुंच जाती है 15-20 मिनट के अंदर, तो इसका कितना असर पड़ता है आप समझ सकते हैं। पहले तो ये था कि लोग थाने जाएं, अपनी रिपोर्ट लिखाएं, कहाँ थाना है, कितनी देर में पहुंचे, हो सकता है घंटों लग जाएं या दिन लग जाएं, क्यों लग जाए। लेकिन अभी तो ये है कि 15-20 मिनट की अगर पुलिस पहुंच रही है और तुरंत मौके पे पहुंच रही है, तो उससे आप समझते हैं कितनी जल्दी समाधान जो है शांति व्यवस्था का होता है। और कई घटनाएं ऐसी भी हुई जो प्रिवेंट हो गई, रुक गई, घटनाएं क्राइम में नहीं कन्वर्ट हो पाई। तो लॉ एंड ऑर्डर सही करने का बड़ा भारी है औजार तो था। यूपी 100 विचार आपके मन दिमाग में आया था कि यूपी 100 का है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विचार कई लोगों की तरफ से आया। ये एक तो हमारे एक कंसल्टेंट थे, वेंकट शेंगावेली करके थे, उन्होंने इसी तरीके के कुछ काम 108 एम्बुलेंस को लेके भी किया था आंध्र प्रदेश में। तो वो इस आइडिया को भी उनके दिमाग में भी था, कुछ हमारे उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिमाग में भी था कि ऐसी व्यवस्था जो है वो बननी चाहिए। और जब ये विचार सामने आया तो हम लोग बैठ के हमने चर्चा करी, और फिर ये हुआ कि पहले ये समझें कि इस तरीके की व्यवस्था विदेशों में है, उससे कुछ सीख के आए। तो यहाँ की पूरी टीम जो गृह विभाग की थी, पुलिस अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी, ये लोग गए विदेश। इन लोगों ने न्यूयॉर्क गए, अच्छा, वहाँ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी व्यवस्था है 911 की, उसको पूरा स्टडी किया कि कैसे 911 मिला के तुरंत जो है पुलिस पहुंच जाती है मौके पे और सहयोग करती है सिटीजन का, उसको स्टडी किया। सिंगापुर की व्यवस्था को स्टडी किया और 1-2 जगह के देशों की स्टडी करा, और उसके बाद उसको यहाँ हम लोगों ने लागू करने की पूरी व्यवस्था करी। अच्छा, ये है कि और देशों का स्टडी तो किया, लेकिन वहां की व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क था। एक तो उत्तर प्रदेश अलग ही जगह है, दूसरा यहाँ की आबादी 24 करोड़ की, तो इतनी बड़े पैमाने पर व्यवस्था लागू करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। गाड़ी भी नहीं सही थी। हाँ, मतलब 24 करोड़ की आबादी के लिए लागू कर देना, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने 1100 लागू किया, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी ये पुलिस रिस्पांस व्यवस्था जो है, ये हम लोगों ने लागू करी। ये दुनिया में सबसे बड़ी व्यवस्था थी। और इसमें पूरा फिर IT कंपनीज को हम लोगों ने शामिल किया और सबको किया, पूरी एक टीम बनी, इम्प्लीमेंटेशन टीम बनी। मैं एज चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे इसकी हर 15 दिन पे, हर 10 दिन पे इसकी समीक्षा करता रहा, डायरेक्शन देता रहा, मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करते रहे। उसके कारण जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया, और इसको हमने 2-2.5 साल के अंदर ही अंदर इस व्यवस्था को लागू किया। और इसका परिणाम ये रहा कि जैसे हम लोगों ने 3200 गाड़ियां ली, 3200 गाड़ियां पूरे प्रदेश में चला दी। इसका कमांड सेंटर यहाँ बनाया है, आप देखिएगा शहीद पथ में। कमांड सेंटर में अगर आप जाके कभी देखिए अंदर, तो वहां पूरा स्क्रीन पे बना हुआ है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे है। और जैसे ही फोन जाता है तो जो भी लेडी इसको अटेंड करती है, जो अधिकारी वहां होती है, वो तुरंत चेक कर लेती है कि जहां से कॉल आई है उसके निकटतम गाड़ी कौन सी, और उस गाड़ी को तुरंत मैसेज जाती है, वो गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से करा। उसके बाद ये व्यवस्था लागू हो गई, बहुत सफल तरीके से लागू हुई। और इससे हमको एक और फायदा ये हुआ कि हम लोग ये भी एनालाइज कर पाए कि किस क्षेत्र में ज्यादा क्या कौन सा क्राइम ज्यादा हो रहा है, किस नेचर का क्राइम कहाँ ज्यादा हो रहा है। वो भी एक पुलिस के अधिकारियों को भी एक वो मिल गया कि हम ऐसे किस तरीके से आगे काम करें। वैसे कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है कि कई सरकारों को ये ले डूबा, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। लेकिन मौजूदा सरकार उसी डायल 100 के दम पे आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। बिल्कुल, मैं कहूंगा सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने इसको लागू किया करीब 2016 के अंत तक जाके लागू हुआ, और उसका परिणाम मिलना आगे जब लागू हुआ अगले 1 साल 2 साल अभी तो हमने बीज बोया था। हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल परिणाम मिलेगा। हाँ। तो वो जो सही बात है, सरकार बदल गई, लेकिन उसका परिणाम तो सब पब्लिक के लिए, जहां तक नागरिक का सवाल है, उसका परिणाम सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से सामने आया। अच्छा, यूपी 100 को 112 कर देने से क्या हुआ? अब इससे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, नाम बदल गया उसका, वो तो व्यवस्था तो वही है। अब पता नहीं क्यों 100 को 112 किया, मुझको जानकारी नहीं कि क्यों बदला। हाँ। लेकिन व्यवस्था बिल्कुल वही है। बढ़ गया होगा, मतलब 112 में जैसे 100 में 2 बार 0 आ रहा है,
और इसमें 2 बार 1 आ रहा है और वो दोनों 1 मिलके 2 हो जा रहा है, तो इसका कोई बेनिफिट है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बेनिफिट है, क्यों 112 चुना गया। किसी ने तो हाँ। प्रस्ताव रखा होगा। किसी ने रखा होगा कि हमारी जानकारी में नहीं है, कब हुआ, नहीं वर्तमान सरकार में हुआ ये। हम लोगों ने तो 100 ही रखा था, तो अब ठीक है, आप 100 कहिए, 112 कहिए। मेन बात ये है कि पब्लिक को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 100 या 112 है और उस पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। असली बात उसकी ये हुई। इसी प्रकार का जैसे आपने कहा 108 भी इसी तरह की व्यवस्था थी। आप समझिए कि दूरस्थ गांव में पहले लोग मतलब अस्पताल पहुंच नहीं पाते थे, बीमार हो जाते थे और उनकी यहां तक की डेथ तक हो जाती थी। अब यह है कि एम्बुलेंस पहुंच रही है 15 मिनट में। अच्छा, अभी एम्बुलेंस 108 पे आएंगे, लेकिन 1090 पे पहले बात कर लेते हाँ, हैं। 1090 आपके समय में आया, लेकिन 1090 को एक तरह से कहा जाए तो ठिकाने ही लगा दिया गया है। हाँ, सच में 1090 बेकार का सिस्टम है क्या? 1090 तो इस समय बिल्कुल हमें लग रहा है कि ऑपरेशनल ठीक तरीके से नहीं है, क्योंकि सुनने में भी नहीं आता है कहीं उसके बारे में। हम लोग के टाइम पे तो इसको बड़े पैमाने पर हम लोगों ने चलाया था, और हमें आप बताऊं कि जब मैं चीफ सेक्रेटरी था उस समय मैंने समीक्षा भी की थी, मुझको शायद याद भी है फिगर कि 6 लाख कुछ लोगों ने इसमें शिकायत तब तक दर्ज की थी, और उसमें से 98% लोगों को सही समाधान हो गया था और वो संतुष्ट थे। इसमें क्यों था, हम लोग समाधान भी करते थे और शिकायत करता था, फिर पूछते भी थे कि आप सेटिस्फाइड हैं कि समाधान हो गया कि नहीं हो गया। तो जब वो कहती थी कि हाँ समाधान हो गया, तभी हम इसमें आगे बढ़ते थे। और बहुत ही सफल व्यवस्था थी, और इसका कमांड सेंटर यहाँ 1090 चौराहे पे लखनऊ में बना भी है, और इसमें सब एम्प्लॉइज वहाँ बैठा करती थी, लेडीज बैठा करती थी जो थी इसमें, और तुरंत रिस्पॉन्स मिलता था 1 मिनट के अंदर। इसको ठिकाने क्यों लगा दिया है? क्या क्राइम खत्म हो गया क्या महिलाओं के साथ? नहीं, महिलाओं के साथ ये तो बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है मोबाइल के माध्यम से, और गलत तरीके की कॉलें आती हैं, गलत तरीके की बातें लोग बोलते हैं, उसे बहुत बड़ा उत्पीड़न है। ये समझता हूँ इस योजना को तो बहुत सफल तरीके से लगाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। और क्यों इसको नजरअंदाज किया गया है या क्यों इसको पीछे कर दिया गया है, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये तो महिलाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे कारगर योजना है जो हमारे टाइम पे चलाई गई थी। क्योंकि आज जैसे अब डिजिटल दौर होता जा रहा है, अब फेसबुक बढ़ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, अब अलग से टिकटॉक भी आया था बीच में जो बंद हो गया। इसमें कमेंट करके लोग को परेशान करना, मैसेज करके परेशान करना, तो अब इस जो डिजिटल क्राइम है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में 1090 की जरूरत ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से है कि उसे लग रहा है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब क्राइम खत्म हो गया। नहीं, जरूरत तो है, और क्राइम ये खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके का जो हैरेसमेंट है वो बिल्कुल चल रहा है, और इसको तो और व्यापक करना चाहिए और पैमाना इसको बढ़ाना चाहिए। खत्म इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खत्म क्या कर दिया गया, जैसा आपने बताया कि थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया, तो साइडलाइन उसको नहीं करना चाहिए, इसको तो उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब आप महिला सुरक्षा की आजकल आप देखते ही हैं, पूरे देश में सबसे अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा। जब महिला सुरक्षा इतना अहम मुद्दा है, तो 1090 जो हम लोगों ने चलाया था वो बहुत ही कारगर कदम था, और उसको बनाए रखना चाहिए। तो इसके पीछे क्या मतलब, आप ही के बीच के कोई होंगे आपके जूनियर इस समय उस पद पे जो इसको देख रहे होंगे, बात कभी होती है? नहीं, अब इसमें हमने ज्यादा चर्चा तो मैं नहीं कह सकता कभी, तो क्यों ऐसा हुई है, अपना लगाया हुआ वृक्ष सब देखते हैं। लेकिन ये तो हमको भी थोड़ा दुख होता है कि ये 1090 इतना सफल प्रयोग जो था, ये थोड़ा जिस तरीके से इसको चलना चाहिए इस समय नहीं चल रहा है। इसको मतलब समझता हूँ जो भी अधिकारी हैं इसको जो देख रहे हैं, पुलिस विभाग के लोग देख रहे हैं, गृह विभाग के लोग देख रहे हैं, उनको इसको और तीव्रता से और सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। कभी किसी से कहा कि भाई देखो मेरा पेड़ है, आज नहीं तो कल। अरे अब ऐसा हम लोग कम कहते हैं कि भाई मेरा पेड़ है देखो, हम लोग आमतौर पे ये सब बातें लोगों से नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवस्था बदलती रहती है, नए अधिकारी आते हैं। लेकिन ये बात है कि अपने आप ही उनको समझना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण चीज है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ पे हम बात रुक गए थे, ये 2 की बात हो गई, तीसरी 108 रह गई थी। 108 पे आप कुछ कह रहे थे पहले। 108 पे कह रहा था कि इतनी सफल व्यवस्था है कि अब 15 मिनट में जब एम्बुलेंस पहुंच जाती है और सीधे आपको अस्पताल पहुंचा देती है, तो कितने लोगों की जानें बच जा रही हैं, क्यों हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जैसा मैं देख रहा हूँ, कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा, अब 108 कुछ उतनी तरीके से नहीं चल पा रहा है। तभी एम्बुलेंस ड्राइवर भी हड़ताल करते हैं। रिस्पॉन्स लोगों को नहीं मिल रहा है इस समय। कई लोगों ने मुझे बताया भी कि नहीं फोन करते हैं, अब उतना तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। ये मुझे आश्चर्यजनक बात है और थोड़ा ऐसा चिंताजनक बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और इसको भी बनाए रखना चाहिए। जैसे 112, 100 या डायल 100 है, ये 1090 है, ऐसे 108 भी सिटीजन के लिए बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि ये भारत है, यहाँ 30 मिनट में पिज्जा तो आ सकता है, लेकिन 15 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आएगा। नहीं, पर आना चाहिए एम्बुलेंस को, तो 15 मिनट में आना ही चाहिए। बड़ी जान बचाने वाली बात है।
एक किसी की, हाँ, बहुत तो बड़ी बात है। मनसा में कहीं इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो- मंशा में तो इसको मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ये कहेगा ये योजना गलत है, हाँ, पर इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या उन लोगों का जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, जिनको इसमें दिया गया था काम, जिन एजेंसीज को दिया गया था, उनका कहीं कुछ समस्याएं होंगी जो नहीं हल हो पा रही हैं, वो हल होनी चाहिए प्राथमिकता पे। तो इसको तो मैं समझता हूँ हर दिन इन व्यवस्थाओं को और बेटर बनाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो और बेटर होती चली जा रही है लगातार, ये व्यवस्था और सुधरनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी योजनाएं थी आपके दौर में जिसने लखनऊ में चार चांद लगाने का काम किया, उसी में एक रिवर फ्रंट भी आता जी हाँ, है, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले सरकार ने आते उसी दूसरी हाँ, सरकार हाँ। उसी पे ताला लगाया, हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि साहब इसमें वो हुई है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, और उस पर जांच वांच भी चल रही है। तो जांच हो रही है, जांच अपनी जगह है, किसी भी चीज में जांच करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा जांच होनी चाहिए। लेकिन परियोजना को मेरे एक मत है, क्योंकि वो पब्लिक मनी से बनती है, उसका देखरेख भी अच्छा होना चाहिए, और जो उसकी संकल्पना थी उसके हिसाब से, उसको परिकल्पना के हिसाब से पूरा करना चाहिए था। बहुत सी चीजें थी, मैं आपको उदाहरण दूं, हम इसमें ला रहे थे एक वाटर शो पूरा, फाउंटेन वहाँ फाउंटेन जो अभी तक रखा जो हुआ है, जो आपने बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे मशहूर फाउंटेन है, उससे भी बेहतर फाउंटेन था। अगर ये वाटर शो लखनऊ में लग जाता तो केवल इस वाटर शो को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग लखनऊ में पर्यटक आते, एक अपने आप में एक बड़ी शोभाजनक बात हो जाती। लेकिन अब वो क्योंकि जांच हो गई, ये हो गई, वो हो गई करके कहीं ना कहीं उसे पड़ गया। ये भी बताया जाता है मुझे कि फाउंटेन आके भी कहीं पड़ा हुआ है, क्या सच्चाई है क्या अखिलेश नहीं जी है, कई बार जिक्र लेकिन करते हैं कि वो हाँ, एयरपोर्ट पे, लखनऊ एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है कहीं, और वो पड़ा हुआ मतलब कि बर्बाद हो जाएगा। तो आखिर उसमें पैसा तो पब्लिक का ही लगा है ना, जो पब्लिक का पैसा लगा है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जांच अपनी जगह, अगर कोई कमी है, कहीं अनियमितता है तो जांच हो जाएगा, उसमें कोई हमको बात नहीं। उसी में एक आपका और आपके समय की परियोजना थी जेपीएनआरसी, हाँ, हाँ। उसको भी ठप कर दिया गया, वो बंद कर दिया आपने- गया, हर साल अब बवाल। वो आपने देखा होगा अभी 11 तारीख को जेपी जयप्रकाश नारायण इस जी साल भी, की पिछले साल भी। जन्म तिथि में, और पिछली बार भी उसमें वो अखिलेश सचमुच यादव जी में चाहते थे कि भ्रष्टाचार हुआ जाके था क्या? माल्यार्पण करना चाहते थे, तो उसमें रोक दिया गया, दोनों बार रोक दिया गया। और नहीं, अब भ्रष्टाचार की एक बात रहेगी, जांच अगर करनी है तो जांच करिए, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई उसमें जो अगेन एसेट बना है, वो उसकी हमारी परिकल्पना थी मालूम, जो ऐसे हैबिटेट सेंटर है दिल्ली में, या वो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर है दिल्ली, उसके बराबर का वो हो कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, साथ में होटल, रेस्टोरेंट, खेलने की सुविधाएं, एक बहुत ही आकर्षक चीज लखनऊ के लिए बन के खड़ी हो गई थी वो, और वो अब 4-5 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है। अब मुझे लोग बताते हैं कि अंदर उसमें वहाँ जंगल उगाया है बिल्कुल, सांप और गुजर कुछ बिच्छू हो गए। सांप बिच्छू हो गए, और पूरी बिल्डिंगें भी अब जर्जर होकर टूट वो उसमें आ रही है, क्योंकि उसकी कोई देख रेख ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक मनी की चीज में, और बड़ी लखनऊ के लिए बहुत अच्छी चीज थी वो। नहीं तो आखिर ऐसा क्या है, दो परियोजना मतलब बैक टू बैक जो हाँ, बहुत ये अफसोस की ड्रीम बात है। सोच के बनाया गया, हाँ, वो बिल्कुल, इसमें बहुत पब्लिक का पैसा है। ये पब्लिक का पैसा था, और बड़ी इसके पीछे हम उसमें एक वो ये था कि एक बड़ी भारी सुविधा नागरिकों के लिए खड़ी हो जाएगी, जिसको अभी भी मैं समझता हूँ कि उसको जितना भी जो कुछ लगे पैसा करके, उसको चाहे आगे ना बढ़ाना हो, जितना हो उस लेवल पर तो कम से कम तैयार करके पब्लिक के लिए अच्छा, उपलब्ध कराना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस पूरे ये जो दोनों व्यवस्था है कि नौकरशाही उस प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाती, कि सरकार की ही मंशा है कि ताला बंद करना है? हम इसमें नहीं चाहते, क्योंकि नौकरशाही तो समझनी चाहिए और समझ चाहिए, लेकिन नौकरशाही चलती है, ऊपर के निर्देश भी चलती है, जैसा सरकार का निर्णय होता है उसके हिसाब से नौकरशाही अपने आगे लेती है। उसका काम भी यही है कि जैसा डायरेक्शन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के माध्यम से आए, उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो इसका मतलब इन दो परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि जांच की बात आ गई या जो भी आ गया, ऊपर से निर्देश होंगे कि अभी इसमें काम नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, तो नहीं बढ़ा। तो जिम्मेदारी तब शुरू की, उन्हें भी तो अब अफसर तो बता ही सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं सामने, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी इस हद तक है। लेकिन अगर उन्होंने बात रखी और नहीं अप्रूव हुई तो वो अलग बात हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आप मुख्य सचिव थे अभी, क्या अखिलेश जी ने भी, वो मायावती जी के बाद मुख्यमंत्री बने थे, मायावती जी के किसी प्रोजेक्ट को बंद किया था क्या? हमें तो ऐसा ध्यान नहीं हमारे टाइम पे कि कोई प्रोजेक्ट पुराना बंद किया हो, मेरी जानकारी में नहीं। उनके किसी प्रोजेक्ट में मतलब बढ़ाने का काम? नहीं, जो प्रोजेक्ट थे वो बने रहे अपनी जगह, हाँ। किसी को नहीं। उनके टाइम पे जैसे अम्बेडकर पार्क है, ये सब पार्क है, सब जैसे थे उसी प्रकार से सब चलते रहे और रहे। उसमें कोई ये नहीं हुआ कि उसमें कोई बदलाव लाया जाए या कमी लाई जाए या काट छांट की जाए, ऐसा तो मुझे नहीं ध्यान है कि ऐसा किया गया हो। अच्छा, उस समय पार्कों को बने, लेकिन पार्कों को बारात घर बनाने की बात होने लगी थी। अब कई आइडियाज देखिए आते रहते हैं कि हाँ। कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे क्या किया जाए, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल से ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब हो गया, बारात घर बन गया नोएडा वाला। नोएडा वाला जो अच्छा अच्छा, एक बात और है कि जब आप मुख्य सचिव थे तो उस समय
आपने शाम को अपने घर का दरवाजा खोल दिया था आम जनता के लिए। हाँ, हाँ। जो भी आए आके अपनी शिकायत आप तक पहुंचा दे, जो भी उसको चाहिए। आज के दौर में देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खूब भीड़ लगी रहती है, और वो आने वाली भीड़ किसी ना किसी मतलब जिले से ही होती है। Yeah. यानी ये मान के चला जाए कि जिले के जो डीएम साहब है उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर रखा है, तभी ना भीड़ उठ के यहाँ पे आ रही है। अगर उसको पहले ही उसको समाधान मिल जाए तो क्यों हायर पोजीशन पे आएगा भाई, अपना पर्चा लेके साहब ये देख लो। देखिए, ये तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अधिकारियों को, खासतौर से जिले के अधिकारियों को पब्लिक से खुल के मिलना चाहिए। मैं तो 5 जिलों का डीएम रहा और मैंने हर जगह अपना दरवाजा बिल्कुल खुला रखा, और कहीं कहीं तो जैसे मुझे याद है प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद जनपद होता था वहां का डीएम था मैं, 4-4 5-5 घंटे तक लोग मिलते थे और मैं मिला करता था लोगों से। कभी मैंने किसी को वापस नहीं किया अपने दरवाजे से, जो आया और उसको किसी पीए की चपरासी की अनुमति की जरूरत नहीं थी, वो सीधे अपना आते थे, मिलते थे, किसी से सिफारिश कराने की जरूरत नहीं थी, सब आके मिलते थे और उनका काम होता था, मदद करते थे हम उनकी, क्योंकि नागरिक थे हमारे। तो पब्लिक से मिलना चाहिए जिले के लोगों को। मैंने जैसे आपने कहा एज चीफ सेक्रेटरी भी मैंने 3:30 से 4:30 अपने ऑफिस में, घर में नहीं, 3:30 4:30 ऑफिस में भी पूरा खुला रख दिया था 1 घंटा पब्लिक से मिलने के लिए। और वो पब्लिक आती थी और 250-300 लोग प्रतिदिन आते थे और हम उनकी समस्याओं को हल भी करते थे। जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ कभी कोई इतनी भीड़ नहीं आती है या जाता था, लेकिन हमने पब्लिक को खोल दिया था, क्योंकि मेरा ये विश्वास था कि मैं एक अगर नजीर ये पेश करूंगा तो मेरे अधिकारी भी ऐसा करेंगे। यानी मुख्य सचिव के पास ज्यादा समय है, डीएम साहब के पास समय नहीं है। नहीं तो अब तो उस जमाने में तो मुझे याद है कि डीएम भी सुना करते थे, क्योंकि जब मैं दिखता था और सुनता था तो मेरे प्रमुख सचिव भी टाइम देते थे पब्लिक को और भी लोग दिया करते थे। हाँ, ये आपने सही कहा कि अगर ज्यादा भीड़ माने मुख्यमंत्री जी के यहाँ आ रही है जिलों से, तो जरूर ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, जो कि जैसा मॉनिटरिंग होना चाहिए। भाई किस जनपद से ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कम से कम उस डीएम को इसके लिए जवाबदेही होनी पड़ेगी। भाई इतनी शिकायतें आपके जिले स्तर पे क्यों नहीं हल हो पा रही हैं, और क्यों इतनी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी पे या प्रदेश स्तर पे आ रही हैं। ऐसे में कर देना चाहिए, जहां से ज्यादा शिकायत आ रही है वहां के डीएम को बुला लो भाई। हाँ भाई, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, एटलीस्ट ही शुड आंसर, भाई क्यों हो रहा है ऐसा। आपकी एक बुक है, पढ़ रहा था, जिलाधिकारी। हाँ, जिलाधिकारी है। इसके पेज नंबर 144 पे आपने कहानी का जिक्र किया है कि आपसे एक नेताजी मिलने आते हैं और पहले दबाव बनाते हैं कि भाई उस अधिकारी पे कार्रवाई करो, फिर फोन कॉल करके कहते हैं भाई ठीक है, जो है वो सही है, कोई कार्रवाई और मत करना। क्या है कहानी, थोड़े बार। नहीं, ये मेरा अनुभव रहा है जब मैं पहले जनपद में था। हाँ। ये आज से करीब 40 साल पुरानी बात है। तो ये एक्चुअली ये कहानी ये दर्शाता है कि पॉलिटिकल पर्सन और अधिकारियों का क्या रिलेशनशिप रहती है जिलों में भी, और कभी कभी एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल पर्सन को वोट चाहिए होते हैं, तो वो वोट की राजनीति के हिसाब से उसको कई बार मुद्दे उठाने पड़ते हैं, और अधिकारी को भी बात समझनी चाहिए, हमारी मांग पूरी करो। अधिकारी जो है वो नियम से ही काम करता है। तो वो एक मैंने जो कहानी बताई थी वो कंसर्न विधायक जी की है, जो कि बहुत अच्छे विधायक थे हमारे, वो हमेशा रचनात्मक काम करते थे। लेकिन एक बार विधायक जी का नाम के साथ बताए, कहानी मजा आएगा। अब वो नाम इस समय नहीं लूंगा मैं। अच्छा। नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, पर विधायक जी थे वो बहुत अच्छे विधायक, बहुत रचनात्मक बात ही करते थे हमेशा, कंस्ट्रक्टिव विकास की। लेकिन एक बार एक उनके क्षेत्र के प्रधान को एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया किसी अनियमितताओं में, और जब सस्पेंड कर दिया, गवर्नर का कुछ वो भी लिखा दिया उनके खिलाफ केस वेस, तो वो पूरा मेरे कलेक्ट्रेट में आए और उनके साथ काफी कई हजार की भीड़ थी, और बैठ के उन्होंने मेरे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया और नारेबाजी, जिलाधिकारी मेरे खिलाफ भी नारेबाजी करी, परगना अधिकारी के खिलाफ भी नारेबाजी करी, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करी, सब तमाम करी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई ये तो इतने सौम्य और सुलझे हुए वेल बिहेव्ड मान्य विधायक जी हैं, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है। खैर मैंने बुलाया उनको अंदर, जो अंदर आए वो 4-5 लोगों का, तो भी उन्होंने बड़े एग्रेसिवली, उग्र तरीके से भी बात करी कि नहीं साहब, ये सब्सटेंशन वापस होना चाहिए और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीएम के खिलाफ वो करा जाए, एसओ के खिलाफ किया जाए, तमाम ये सब बातें उन्होंने अपनी रखी सामने। खैर मैंने कहा ठीक है, मैं इसको जांच करवाता हूँ, इस मामले की जांच करवा लूंगा मैं, आप। वो चले गए। लेकिन ये मैं चिंतित रहा कि आखिर ये क्यों इतना इन्होंने मुद्दा उठाया। कुछ देर बाद, 2-4 घंटे बाद उनका दोबारा फोन आता है। तो जब मेरे उस समय मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन फोन हुआ करता था, तो हमारे चपरासी ने जब कहा कि सब फलाने विधायक जी का फोन है, तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा अभी तो बात करके गए 2-3 घंटे पहले, अब जब मैंने कह दिया जांच कराएंगे, कोई 2-3 घंटे में थोड़ी परिणाम आ जाता है जांच का। खैर मैंने फिर भी फोन उठाया, मैंने पूछा, मैंने विधायक जी अब क्या चिंता की बात है। जब मैंने कह दिया मैं
जांच करा रहा हूँ तो मैं कराऊंगा। क्या लेकिन नहीं साहब, मैं अब अलग से बात कर रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने मुझे जो बात बताई वो कभी भूला नहीं हूँ जीवन भर। उन्होंने कहा देखिए वो प्रधान मेरे यहाँ का बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्रभावी प्रधान वोट दिलवाता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, हाँ। उसके कम से कम नहीं तो 10,000 वोट उसके हाथ में है। हाँ। तो 10,000 वोट उसके हाथ में है तो मुझे उसका मुद्दा उठाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे उसका मुद्दा उठाना था और जोर शोर से उठाना था। इसलिए मैंने आपके सामने जैसा बात रखी वो रखी। लेकिन अब मैं अलग से आपसे कह रहा हूँ, आपने जो कार्रवाई करी वो सही करी है, बात सही है, और आप अपना जो है उसी हिसाब से अपने आप कार्रवाई जैसा करते चल रहा है रहिए। मामला चलने दीजिए। मैं दोबारा नहीं आऊंगा आपके पास, ये भी कहा उसने, हाँ। मैं दोबारा नहीं आऊंगा इस मुद्दे को लेके। तो मैं समझा, सीख मुझे मिली कि समटाइम्स पॉलिटिकल पर्सन जो है वो मुद्दों को उठाता है इसलिए कि उसकी वोट की राजनीति है, उसको अपने वोटर को सेटिस्फाई करना है। पर कई बार वो ऐसा भी होता है कि वो ये नहीं चाहता है कि आप गलत काम करें, वो चाहता है कि आप काम सही करें और नियम से काम करें, पर उसको आवाज उठानी है अपने वोटर की, वो उठाएगा। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि सम्मान अधिकारी नहीं करते हैं। बार बार सरकार कोई भी हो, ये पत्र लिख के जारी करके कहना पड़ता है भाई किसी भी दल का नेता है उसका सम्मान करो। तो कहीं सुपरमेसी का वो भाव होता है क्या अधिकारी के अंदर? ये तो मैं ही ब्रह्मा हूं। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अभी मैंने पढ़ रहा था कहीं पे हाँ। कि अभी भी सरकार ने शायद चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से पत्र भेजा है सभी अधिकारियों को कि वो उनको बैठने की कुर्सी दी जाए जब जनप्रतिनिधि जाएं, और उनकी कुर्सी जो है उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी अधिकारियों की कुर्सी। तो मुझे एकदम से हंसी आ रही थी सोच के कि इस तरीके की चीजों के इंस्ट्रक्शंस भेजने की जरूरत पड़ रही है। मतलब तो कि क्या कहीं स्थिति ना पैदा, कहीं तो कुछ कहीं ना कहीं स्थिति पैदा हुई है कि लोग शिकायत कर रहे होंगे कि हमारे साथ सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए मेरा अपना दृष्टिकोण जो रहा है, दृष्टिकोण पहले, और मैंने लेकिन उसको लागू क्या किया ऐसा है। होता है क्या? नहीं, अधिकारी सोचता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, जो आएगा भाई नीचे बैठेगा। अलग अलग अधिकारियों का अलग अलग विचार होते हैं। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल एमएलए एमपी या कहीं जनप्रतिनिधि ऐसे प्रतिनिधि के साथ तो कोई भी अधिकारी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उनको हमेशा बैठने की भी जगह देगा, अपॉइंटमेंट से मिलेगा भी, मना भी नहीं करेगा, मिलने से कभी नहीं होगा। हो सकता है जो कोई इलेक्टेड ऐसा पर्सन ना हो, कोई अब ऐसा ही हो, उसके साथ व्यवहार हो जाता, पर जो इलेक्टेड लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अब आप कह रहे हैं बात उठी है, ऐसे इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि हमारा सम्मान उचित नहीं हो रहा है, तो सम्मान तो मिलना चाहिए। वाई? मेरा अपने क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जनता से इलेक्टेड है, इसलिए उसकी जगह डेमोक्रेसी में ऊपर है और उसको प्रजातंत्र में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। काम नियम से ही होगा, जो भी काम रखे हैं वो सामने, लेकिन सम्मान पूरा होना चाहिए। अच्छा, विधायक सांसद को आप कह रहे हैं सम्मान मिलना चाहिए। अब तो आज के दौर में मंत्री जी लोग भी कहते हैं भाई डीएम साहब सुन नहीं रहे हैं, डीएम एसडीएम साहब नहीं सुन रहे हैं। ये तो आश्चर्यजनक बात है, ऐसा तो मेरे ख्याल हो ही नहीं सकता और होना नहीं चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि जन के लिए चुन के आया, अगर वो जनता की बात जैसा आपने कहा हाँ। नहीं कर पाएगा उसको तो कहना ही फिर है। अगर जनता का काम वो नहीं कहेंगे तो वो जनता का साथ सही नहीं कर रहे हैं, और जनता का काम अगर कहते हैं और अधिकारी नहीं सुनते हैं या नजरअंदाज करते हैं, ये बहुत गलत बात है। बल्कि हमको तो यहाँ का याद है कि ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर किसी का जनप्रतिनिधि का पत्र भी आता है तो उसको उत्तर देना भी अनिवार्य है। 100% पहले एक्नॉलेज करिए, उसके बाद काम पे जो भी एक्शन लेना है लेके, और जो तथ्य स्थिति है उससे उनको अवगत भी कराएं, ये लिखा हुआ है नियमों में। तो आप मुलायम जी के दौर में भी थे, मायावती जी का दौर भी देखा आपने, कल्याण सिंह का भी दौर देखा, राजनाथ सिंह तो जी 38 साल की नौकरी रही तो बहुत सब- से दौर देख लिए। अखिलेश जी तक आपने देखा। कुछ दिन अखिलेश जी के समय में आप रिटायर हुए थे, उसके बाद सलाहकार थे आप। तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन रहा? अरे ये मेरा काम नहीं कि मैं इवैल्यूएट करूं नहीं, मुख्यमंत्री जी को। देखिए किसका ये- मतलब आपको हाँ, विजन सबसे शानदार रहा? ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो ये इतना ही कहूंगा हमेशा कि मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है, और जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचता है उसमें नेतृत्व की क्षमता अपार होती है। और जितने भी रहे हैं, आपने मेंशन किए, जितने भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे, सब में नेतृत्व की क्षमता मैंने पाई और सब ने जनता के लिए काम किया है। हाँ, मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी के साथ चीफ सेक्रेटरी था और उनके साथ मैंने बहुत नजदीकी से काम किया, तो मैंने पाया क्योंकि विदेश में भी काफी कुछ देख चुके थे, सब देख चुके थे। विकास का विजन जो मैंने उनका देखा वो बहुत बड़ा विजन था। विकास का विजन उनका बहुत बड़ा विजन रहा, और वो हमेशा कहते थे कि चीज को एक्सीलेंस पे बनाया जाए, कभी कोई थकी हारी तरीके से योजना को ना लागू किया जाए, अच्छे से अच्छा किया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम किया जाए। तो एक विजन के साथ मैंने उनको पाया, हमेशा यंग भी थे और डायनेमिक थे और एक विजन था। अच्छा, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में आप थे, आपने प्रशासन को काम करते हुए देखा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे खामी है? चाहे शिकायतों का निस्तारण करने में हो, शिकायत के आने में हो, या विकास के मामलों में हो, या विजन में, खामी कहाँ है? खामी मतलब प्रशासन के काम में? हाँ, प्रशासनिक। देखिए खामी क्या है, एक्चुअली क्या हो जाता है कभी कभी
ये मैं समझता हूँ, एक तो जैसे आपने पहले कहा एक्सेसिबिलिटी की मिलना चाहिए, समस्याओं को देखना चाहिए, खाली सरकारी कागज पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। कई लोग, अगर आप खाली सरकारी रिपोर्टों पे निर्भर रहेंगे तो आपको जो नीचे के लोग रिपोर्ट देंगे आप वही समझेंगे। एक तो आप लोगों से मिलिए, आपको वास्तविकता पता चलेगी। दूसरा, जो चीजें आज कुछ कम होती जा रही हैं, भ्रमण करना चाहिए, दौरे करने चाहिए। मैं हमेशा करता था, गांव गांव जाइए, देखिए, लोगों से मिलिए, तब आपको वास्तविकता पता चल जाएगी कि किस योजना का गांव में या फील्ड लेवल पे किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। तो कोई कमी नहीं आने पाएगी, कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाना पाएगा। तीसरा जो रहा है कि अब ये एक भी वो जो बात है कि ओवरलोड भी काफी लोग हो गए हैं, तो वो समझ नहीं पाते हम किस चीज को महत्व दें और किस चीज को कम महत्व दें। तो एक प्राथमिकताएं भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है अधिकारियों को, और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने समय को लगाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिवनेस, कि जो भी समस्या आती है उसमें आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं। एक तरीका होता है कि आपने टाल मटोल के जवाब दे दिया, हाँ भाई ये है, ये इसमें ये रिपोर्ट आई है। एक है कि आप उसमें गहराई में जाके देख के वास्तव में नागरिक के दृष्टिकोण से देखें, और नागरिक के दृष्टिकोण से देख के देखें कि कैसे समाधान हो सकता है, तो आप देखेंगे कि पब्लिक में बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा। लेकिन जितना ये बात होता है आईएएस के लिए कहा जाता है, आईएएस और भ्रष्टाचार इनका जो दोस्ताना होता है, जय वीरू टाइप का होता है। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आईएएस में सभी भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार से बहुत लगाव है आईएएस को, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा। हाँ। बल्कि मैं अभी भी कहूंगा कि आईएएस सर्विस में बहुत लोग बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रतिशत तो जैसे हर सेवा में है, आईएएस में भी वो बात आ गई है, कुछ प्रतिशत हमारे यहाँ भी जो लोग भ्रष्टाचार में आ गए, पर अधिकतर लोग बड़ी ईमानदारी से और बड़े उससे काम करते हैं और गलत काम नहीं करते, सही काम करते हैं। बस इस बार चुनाव में देखने को मिला, आपने भी चुनाव लड़ा तो विजन हार गया और धन जीत गया। हाँ हाँ, अभी तो है, ये तो बात है। आपको क्या लगता है? ये बात है, अब ये बात कही जाती है कि सब ये धन की वजह से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने इधर से उधर वोट दे दिया, जो भी है बात, अब ये तो सामने बात है सबके। मेरे को ये जानना है कि आईटी हब जब लेके आना था यहाँ पे, तो कैसे वो दौर शुरू हुआ था, कहाँ से एचसीएल से कैसे अप्रोच किया गया? तो पूरा प्रक्रिया उसमें हुई थी पूरी। ये पहले डिसाइड हुआ कि लखनऊ में एक आईटी हब बनाया जाए, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आई। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के उस पर चर्चा करी, अधिकारियों ने, फिर वहाँ साहब यहाँ तो उसके लिए जमीन यहाँ पे जो गजरिया एक वो था फार्म, वो जो फार्म यहाँ से शिफ्ट हुआ तो उस फार्म की जमीन निकल के आई, तो युवा यहाँ आईटी सिटी बहुत अच्छी बन सकती है और आईटी हब। अब आया कि ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और उसमें आईटी में लोगों को ट्रेन किया जाए, ये करा जाए। उसके लिए हम लोगों ने फिर बाकायदा ऑफर मांगे लोगों से, आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री से, कि कौन आके यहाँ लगाना चाहता है, और उनसे प्रपोजल मांगे, सब मांगे। उन प्रपोजल में सबसे अच्छा और वो प्रपोजल एचसीएल का आया और उन्होंने उसमें रुचि भी ली, और जो रुचि ली हम लोगों को भी उनका प्रपोजल अच्छा लगा, तो हमने एचसीएल को ये आवंटित किया काम, और एचसीएल वो काम शुरू भी किया बहुत अच्छे। मेरे भाई साहब एचसीएल में थे, दुर्गेश तिवारी मैनेजर थे उसमें। उन्होंने जब उनको ज्वाइनिंग का आया तो लखनऊ जब ऑफर दिया गया तो कहा गया कि आपको आवास भी दिया जाएगा, यानी सरकार की तरफ से ऐसी जमीन व्यवस्था कराई गई थी कि वो अपने एम्प्लॉय को आवास भी दे रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो जो पूरा एरिया था ना, हाँ, उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर भी था, आवासीय सुविधाएं भी थी, सब कुछ बना हुआ उसमें, पूरी उसमें लेआउट जो था पूरा, जो आईटी सिटी का लैंड दिया गया। आगे क्या क्या विचार था कि अब इसको कैसे आईटी को डेवलप किया जाए? पहले ये था कि ट्रेनिंग सेंटर तो पहले उसमें था, उसमें चला के करीब 5000 लोगों की ट्रेनिंग वहाँ होगी, और बाद में आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज वगैरह भी अगर आए तो उसके लिए भी उसमें जमीन का व्यवस्था थी कि वहां पे लोकेट की जाएंगी और आगे बढ़ेगा। तो पूरा आईटी हब बनाने का ही विचार था, एक सपना था उसमें। एक मैं मामला पढ़ रहा था, जिस हिसाब से अभी कार्रवाई होती है, निचले स्तर पे कार्रवाई होके खानापूर्ति मैं कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो निचले तबके पे आप कार्रवाई कर देते हो खानापूर्ति है। पराग में एक मामला हुआ था, आपने मैनेजर पे कार्रवाई की थी, तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? दूषित वो हो गया था। हाँ। वो हो गया, तो वो तो जहां पे अगर ऐसी चीज आती है जो कंसर्न हो, देखिए कार्रवाई अगर साफ आ जाएगी, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी किसी ने की है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए और उस पर जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा मौका उसको भी मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जो है वो अवश्य करनी चाहिए। इसमें ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट की चीज तो प्रशासन के दृष्टिकोण से आवश्यक है, तभी प्रशासन सही चलता है। अभी जिस बात का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था, वो जो बच्चे छेड़ रहे थे, पानी जल जमा हो गया था, उसमें पुलिस अधिकारी को, थाने को सस्पेंड किया गया था। आपको नहीं लगता उसमें वहां के एडीएम भी जिम्मेदार हैं? जिसने वो रोड बनाया, वाटर निकासी जिसके पास नहीं है,
उन वो सब जिम्मेदार है, कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। अब ऐसा वो तो देखिए, रोड बनाई और रोड गलत बनी है, उसमें जो पानी इकट्ठा हो गया, इस पे जरूर जांच होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी का अधिकारी अगर रोड जिम्मेदार गलत है। बनी है तो जरूर उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल उस समय जो कार्रवाई तो पुलिस पे जो की होगी थाने पे, वो इसलिए की कि भाई वो घटना कैसे घट गई, घटना पानी घटी कैसे कि लग गया, ये भी तो छेड़छाड़ सवाल की है। घटना हो गई, तो वो क्यों हो गई, तो इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि घटना नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए एक सिंबॉलिक जो है वो एक्शन हो गया। लेकिन ये बात आपकी सही है कि पानी जैसी सड़क पे क्यों अकोमुलेट हुआ, नहीं होना चाहिए था। इसको ना ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं है या कोई बात है, स्लोप सही नहीं है, तो जिसने बनाया वो भी बात देखनी चाहिए कि भाई कैसे आपने डिजाइनिंग करी ऐसी। कार्रवाई में छोटे ही कर्मचारी शिकार होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुपरवाइजरी लेवल को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कभी आपने ऐसा, आप अपने रहते हुए कि ऊपर से ही नहीं, हम लोग ये गिराएंगे? देखते थे कि बल्कि कार्रवाई छोटे लेवल पर ना करके आप सुपरवाइजरी लेवल को ही जिम्मेदार ज्यादा ठहराइए। अगर आप उनको ठहराएंगे तो वो फिर नीचे वालों को भी सही काम कराएंगे। नहीं तो ये ज्यादातर मतलब आपने होता अपने यही गाँव है, में- होता यही है, आप- होता यही है कि वो क्योंकि वो जो काम कर रहा है एकदम मौके पर है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो आपने पराग पे कार्रवाई जब किया था, बड़े अधिकारी को सस्पेंड किया था, तो मैसेज निचले लेवल तक गया था। यही मैंने कहा, जब आप किसी सुपरवाइजर या सीनियर लेवल के अधिकारी पे एक्शन लेते हो तो मैसेज नीचे तक जाती है। नहीं तो अदरवाइज जैसे आपने बात कही, कई बार लोग यही महसूस करते हैं कि हम ही को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि ऊपर तक जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व थे उनको नहीं कहा गया, उन लोगों ने अपने दायित्व हटा के नीचे वालों पर डाल दिया, वो फिर टीम स्पिरिट खत्म हो जाती है, वो सही नहीं है। कि यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे 5 कौन से पॉइंट है जिस पे काम करने की जरूरत है? ये यूपी को औद्योगिकरण बहुत जरूरी है, और यूपी क्योंकि एक कृषि व्यवस्था है, कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे 65% लोग अभी भी कृषि पर आधारित है, और जीडीपी का 25% जो है वो कृषि से आता है। तो 65% जब कृषि पे है और 25% उससे आ रहा है, तो यही कारण है यहाँ की गरीबी का, यही कारण है यहाँ की पर कैपिटा इनकम अभी भी नीचे से दूसरे नंबर पे है पूरे देश में। 80,000 रुपए जो है सालाना पर कैपिटा इनकम है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम से 50% पे हमें, आधे पे है। उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो रोजगार मिलना है नंबर 1, और रोजगार कौन सा मिलना है? कृषि से हटके नॉन फार्म क्षेत्र में रोजगार मिलना है। तो उसके लिए औद्योगिकरण होना है, सर्विसेज सेक्टर को बढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ना है, कि रोजगार वहां उत्पन्न हो और लोग वहां रोजगार पाएं, तो देखिए उनके पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी तुरंत। दूसरा, शिक्षा पे बहुत महत्व देने की जरूरत है। शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो लोग यहाँ भी रोजगार पाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी पाएंगे, विदेश में भी रोजगार पाएंगे। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की बहुत आवश्यकता है, इसको उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं 2 तरीके की हो रही हैं। अच्छी महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था शहरों में अमीर लोगों के लिए है, लेकिन गरीब के लिए व्यवस्था अभी भी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। चाहे जितनी भी योजनाएं अभी लागू की गई हैं, हो रहा है, सुधार हो रहा है उनसे, लेकिन जितना और होने की बहुत आवश्यकता है। अभी भी आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसका तुरंत गरीबी में वो चला जाता है, इतना खर्चा उसका हो जाता है, इतना उसके ऊपर वहन हो जाता है बीमारी की वजह से जो इलाज का खर्चा है। तो इसके लिए ये प्राथमिकताओं की योजना है। बिल्कुल इसके लिए जवाबदेही का भी एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो। जवाबदेही तो हर लेवल पे होनी चाहिए, जवाबदेही हर लेवल पे होनी चाहिए। अधिकारियों के तो मैं बात कर सकता हूँ स्ट्रेट अवे कि अधिकारियों को इसके लिए जो जो इस पोस्ट पे रहता है उसके लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर बनने चाहिए कि ये काम आपको करना है साल भर में, 2 साल में, 3 साल में। और उसके लिए ये भी है कि उसको उतना समय भी दिया जाए। अगर 6 महीने में हटा दोगे तो नहीं कर पाएगा। अगर आप 2 साल दोगे, 2.5 साल दोगे और फिर उसको कहोगे ये काम करके दिखाओ, तो उसको करके दिखाना चाहिए, और उसके लिए उसका मूल्यांकन उस हिसाब से होना चाहिए। आप 5 जिले के डीएम रहे, मैं रहा 5 दिन। कलेक्टर साहब, कौन सा जिला आप मतलब सोचे कि अब यहाँ से बोरिया बिस्तर बन जाता तो बेहतर होता? नहीं, ऐसा मैं कभी महसूस नहीं किया। हाँ, मुझे हर जनपद में बहुत अच्छा लगा। अलग अलग जनपद थे। शुरुआत मैंने गाजीपुर से की, उसके बाद गाजीपुर मुख्तार वाला, मैं बांदा गया, नहीं फिर अगर मैं गाजियाबाद गया। थोड़ा सा आते हैं, गाजीपुर में आप थे तो मुख्तार का दौर था वो? नहीं, हाँ, हम लोग थे 85 से 87। अच्छा, तो मुख्तार अभी बच्चा था। हाँ, तब अफजाल अंसारी जी विधायक हुआ करते थे तब अच्छा, मोहम्मदाबाद से, लेकिन बाकी तो हनक तब भी वही वाली थी। नहीं। ये अफजाल अंसारी जी तो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे विधायक थे। बहुत कंस्ट्रक्टिव काम उन्होंने किया अपने क्षेत्र में, और बहुत ही रचनात्मक बातें सामने रखा करते थे। पार्टी के सांसद इसीलिए थोड़ा रुक के बोलना नहीं, हमने मेरा अपना अनुभव है उनके साथ। अच्छा, उस समय तो वो बल्कि मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद आ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक थे, और लेकिन फिर भी ही वाज वेरी इफेक्टिव अपने क्षेत्र में। उसके बाद किस किस जिले के आप डीएम रहे? मैं गाजीपुर रहा, फिर बांदा रहा, फिर गाजियाबाद रहा, फिर आगरा रहा, फिर इलाहाबाद रहा।
तो अलग अलग बड़े बड़े जनपद में मुझे तीन रहे। तो बड़े बड़े जनपद। हाँ। तो सबसे मजेदार मजा कहाँ आया सबसे ज्यादा? वही मैंने कहा, अलग अलग चीज में इंटरेस्ट आया। गाजियाबाद में हम लोगों ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करी, उसमें बहुत रोचक मजा आया। अच्छा, ये रहा बांदा में हमने चुनाव कराए थे, उसका बड़ा अच्छा अनुभव रहा। इलाहाबाद में भी चुनाव कराए। इलाहाबाद बड़ा ऐसा जनपद है, व्यापक 54 लाख की आबादी थी उस समय भी जब हमने किया था। कौसाम्बी भी उसी का पार्ट था, सब था। तो वो बहुत वहां समस्याएं उत्पन्न होती थी, और बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं इलाहाबाद के, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, सब रखते थे। आगरा अपने जगह में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इतने पर्यटक आते हैं, जितना मॉडर्न टाइप का डिस्ट्रिक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग पहचान होती है, और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग समस्याएं होती हैं और अलग तरीके से। लेकिन मुझे इस जिले के काम में बहुत मजा आया। मैं समझता हूँ जिलाधिकारी का एक ऐसा पद है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं नागरिकों के लिए और प्रदेश के लिए, अगर आप मन लगा के काम करें। अरे कलेक्टर हमारे यहाँ कहते हैं कि कलेक्टर साहब हैं। हाँ, कलेक्टर साहब चाहेंगे तो सीएम साहब नहीं आएंगे। नहीं, कलेक्टर साहब चाहेंगे तो हर योजना लागू हो सकती है, ये बात सही है। कि जो योजना आपको लागू करानी हो अभी भी प्रदेश में, उनके प्रमुख सचिव जो है वो डीएम से ही कहते हैं कि भाई आपको हम दायित्व देते हैं, आपको लागू करिए। और डीएम भी, मैंने भी किया और भी डीएम ने किए हैं, अपने हिसाब से नई नई परियोजनाएं सोचते हैं और लागू करते हैं, और वो सफल हो जाती है। अच्छा, एक अलग विवाद रहता है आईएएस वर्सेस आईपीएस, सच में होता है क्या? है, आईएएस वर्सेस आईपीएस की अलग अलग सेवाओं की वजह से कभी कभी टेंशन होता है, पर ये सेवा का कम पर्सनैलिटी बेस ज्यादा हो जाता है, व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। और खासतौर से अगर डीएम एसपी के बीच में कभी होना होता है तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड ही होता है। दोनों में से किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो जो कि थोड़ी नहीं तालमेल बैठाने वाली हो, या दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी हो जो एक दूसरे से एकजुट होकर काम ना कर रहे हो। मैंने तो 5 जिलों में काम किया, 100% कोऑपरेशन रहा मेरा एसएसपी के साथ और पूरी फोर्स के साथ, क्योंकि मैंने भी हमेशा ये पाया कि मैंने सब एक साथ, कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा, आपको साथ लेके टीम की तरह काम किया। वैसे आईएएस से सोचते हैं क्या कि उन्हीं की सुपरमेसी रहे? I am the आईएएस boss। ऐसा क्या नहीं सोचता कि हमारी सुप्रीमेसी रहे, लेकिन आईएएस सेवा है तो नंबर 1 सेवा, इसमें कोई दो बात नहीं। हाँ। और नंबर 1 पोजीशन में वो पोस्ट होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे प्रदेश में हो, तो उनका जिम्मेदारी, लेकिन इसकी वजह से उनका दायित्व भी और बढ़ जाता है। लीडरशिप उनको देनी है, जब ब्यूरोक्रेसी को, सर्विस को, तो उन्हें सही मानक देने हैं परफॉर्मेंस के, इंटेग्रिटी के, हर चीज के। उनको मिसाल देनी बहुत जरूरी है, जिसको और लोग फॉलो करेंगे। इसलिए पुलिस कमिश्नरेट अखिलेश जी के दौर में नहीं बन पाया। वहां उस समय तो ये ज्यादा बात उसमें उसकी उठी भी नहीं थी, बात तो अब इधर उठी और अब शासन ने निर्णय लिया है। कहानी तो ये भी है कि आईएएस नहीं चाहते थे कमिश्नरेट हो। हम तो समझ रहे हैं, कहीं मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि आईएएस से कहीं विरोध आया हो। अच्छा, वो तो कमिश्नरेट हुई और हो गया लागू ना, आईएएस एसोसिएशन ने कहीं मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं विरोध किया हो। उस समय नहीं चाहते थे भाई। हमारे मंगरू चाचा हैं कुछ आईएएस में, वो कहते हैं कि आईएएस लोग नहीं चाहते थे। ये एक्चुअली होता क्या है, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के बारे में ये बात सही कहते हैं कि आईएएस के लोग उसकी अगर आप बात करेंगे तो बहुत उसके पक्ष में बात नहीं करेंगे, और आप आईपीएस से बात करेंगे वो सब उसके पक्ष में बात करेंगे। तो ये अलग दृष्टिकोण हो जाता है, क्योंकि अपनी अपनी सेवा का आईपीएस को इसमें दिखता है कि हमको बड़े पद मिल रहे हैं और अधिक पावर मिल रही है ना, और अधिक पद मिल जा रहे हैं और अधिक पावर मिल जा रही है। जो डीएम की पावर थी वो हमारे पास आ जा रही है। डीएम और आईएएस इसलिए इससे नहीं खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि डीएम की पोस्ट की पावर कम हो जा रही है, वो उस वजह, ये इसीलिए दृष्टिकोण की बात आप सही कह रहे हो कि इसमें आईएएस का दृष्टिकोण अलग आता है, आईपीएस का अलग आता है। लेकिन मैं मत ये है कि ये व्यवस्था को देखना चाहिए कि इसमें नागरिक को कितना फायदा है। अगर सिटीजन को फायदा हो रहा है जिस व्यवस्था से, वो व्यवस्था लागू करनी चाहिए, तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये व्यवस्था से लागू की गई है, इसका कोई इंडिपेंडेंट कुछ लोग बैठ के इसका मूल्यांकन करें, इससे नागरिक को कितना फायदा हुआ। अगर नागरिक को फायदा हो रहा है तो सही बात है, लागू होनी। जब आप सीएस थे तो कोई ऐसा मामला आया विवाद आपके सामने? नहीं, मतलब विवाद तो आते रहते थे, कहीं कहीं सुनने में आता था, बात होती थी, लेकिन हम लोग उसको बात करके कहते थे, वो हल हो जाते थे। हम लोगों ने ऊपर से एक ऐसा वो रखा था कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं कहीं पर भी, और ऊपर लेवल पर भी, कहीं होम डिपार्टमेंट हो या पुलिस के डीजीपी हो या कहीं हो, उनके बीच में बिल्कुल मैं स्वयं भी सबको साथ बुला के बात करता था हमेशा। अच्छा, आप जब सीएस थे तो उस समय सपा की सरकार थी। हाँ। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं था कि सपा के ही विधायक मंत्री जी से मिलते थे आप? नहीं, दूसरे पार्टी के ना, विधायक मंत्री जी से ना, ऐसा कभी नहीं था। मिलते थे, उनकी भी पैरवी सुनते थे? भाई मंत्री तो मतलब दूसरे पार्टी के विधायक और समाजवादी सांसद पार्टी से? के ही होंगे। हाँ। लेकिन विधायक तो और पार्टी के भी हैं, सांसद भी और पार्टी के हैं, उनसे मिलने में कहीं कोई न रोक थी, और हम भी मिलते थे सबसे, जो आता था उससे मिलते थे, उसका फोन आता था उसको अटेंड करते थे, और कोई ऐसी बात नहीं। वो जनता की समस्या उठाते हैं ना, पर्ची अगर उसमें देके कार्रवाई जाते थे करते थे। कोई पर्ची देके गए, साहब ये काम है, पर्ची क्या, दरखास्त देते थे, दरखास्त देते थे, करते थे, उसमें कार्रवाई होती थी। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप को क्या लगता है कि अखिलेश जी
जब मेट्रो की परियोजना के बारे में सोच रहे थे लखनऊ हाँ, के मेट्रो आया, लेकिन अभी तक वो बोगी जो है वो 3 हो गई है और उसमें भी लोग बैठते नहीं है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि क्या बात है, अब समीक्षा की बात है, मैं अभी वर्तमान उससे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ ज्यादा, कि देखिए बहुत बढ़िया व्यवस्था आई है, ये मेट्रो आई है लखनऊ की, वर्ल्ड क्लास है बिल्कुल। तो वर्ल्ड क्लास में लोगों ने इसमें जो बैठते हैं वो भी आप पाएंगे उनको बहुत संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन। अब कितनी राइडरशिप होनी चाहिए कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आए, कैसे, वो मेरे ख्याल से 1-2 चीजें और इसमें आगे बढ़ाने की बात थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि मेट्रो से लोग अपने घर कैसे जाएंगे या अपने घर से मेट्रो कैसे पहुंचेंगे, वो सब भी, जैसे दूसरे संसाधन को कैसे विकसित किया जाए, वो सब भी और मेरे ख्याल से अगर किया जाए तो मेट्रो में लोग और जाएंगे। ऐसा है क्या कि लखनऊ के लिए मेट्रो समय से पहले आ गई? नहीं, लखनऊ के लिए मेट्रो की आवश्यकता थी। हाँ। लखनऊ के लिए तो बिल्कुल, लखनऊ जैसे शहर के लिए मेट्रो की बिल्कुल आवश्यकता थी। आप देखेंगे कि समय से पहले नहीं, बल्कि उसको आना ही चाहिए था उस समय पे, उसके अदरवाइज बहुत दिक्कत थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, 7 और साल हो गए, पॉल्यूशन ही बहुत कंट्रोल होता है। 7 साल हो गए लेकिन लोगों ने अभी तक अपनाया नहीं है। नहीं, चल तो रहे हैं बहुत लोग, अभी भी मैं देखता हूँ चल तो बहुत रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले सफर किया था, जैसे हाँ, हम लोग सफर करते हैं पीक टाइम पे, जैसे भी नोएडा या फिर दिल्ली में, आपको बैठने का क्या, खड़े होने की जगह जल्दी जगह नहीं मिली। वहां तो नहीं मैं मिलती। जब भी गया मेरे को पूरी सीट ही खाली मिली, यहाँ से वहां तक टहल के जहां मन करे वहां बैठ जाओ, अपना ही राजा है। हो सकता है उतना लोग अभी नए ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन अभी मैंने देखा कि एयरपोर्ट जाने में, रेलवे स्टेशन जाने में, बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते कैसे जा रहे हो, मैं मेट्रो से ही जा रहा हूँ। तो अपनाया तो है, ऐसा मैं कहूँगा, ऐसी बात नहीं। नहीं, मेरा जो सवाल था, समय से पहले आ गई और नहीं, या नहीं, फिर बिल्कुल। अधूरा आया, जैसे कहते कि मेट्रो अधूरा ला दिया गया समय से लखनऊ पहले का। तो नहीं आई, उसको आना चाहिए था, जब आई सही आई, और अधूरी भी नहीं आई, वो तो फेजेस में काम हो रहा है। बल्कि वो अभी आप समझिए कि उसका जो दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था वो तो अभी बना ही नहीं, वो भी बन जाना चाहिए था। अगर वो सब बन जाएगा तो और मेरे ख्याल से उस तरफ आकर्षण लोगों का बढ़ेगा। तो जैसे आप मतलब सीएस होते हुए जो आपकी मतलब वो थी, परिकल्पना थी, आपने प्रदेश चमकाया, नई नई व्यवस्था लाए, तो आगे अभी राजनीति में आपने जो ट्राई किया वो विफल रहा। मतलब पहला ट्राई बॉल था, ये आपने डिफेंड कर दिया, क्या हुआ समझ नहीं आया, आगे क्या? आगे अभी कोई सोच नहीं है मेरी, मैं तो इस समय लिखने पढ़ने में लगा हूँ। बुक तो मैंने आपकी 5 बुक आ चुकी है, 6 किताबें आ चुकी हैं। अच्छा। और आर्टिकल भी लिखता रहता हूँ समाचार पत्रों में, मेरे को कॉलम भी मैं लिखता हूँ मिलेनियम पोस्ट में, और भी जगह समाचार पत्रों में मैंने लिखा है। और मैं बाकी पढ़ाने भी जाता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लखनऊ हुआ, अभी भी मैं IIM रांची ने मुझे बुलाया था टॉक देने के लिए। जगह जगह लोग मुझे IIMs और बाकी इंस्टीट्यूट बुलाते रहते हैं, और जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी जाता हूँ, वहाँ में कई जगह। तो मुझे तो एकेडमिक कामों में रुचि रही है, उसी में पूरी जगह लगा रहता हूँ। तो फिर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? अभी मेरा कोई ऐसा कोई विचार नहीं। तो फिर क्यों चुनाव लड़े थे? अब जो उस समय माहौल था, उस समय आई बात, उससे कहा गया, मैं सहमत हुआ उस समय, पर बाकी अब जो हो गया बात, अब आगे। अच्छा, ऐसा मन आता है मेरा रुचि तो पढ़ने लिखने में ज्यादा है। ऐसा मन में नहीं आया कि अगर 2-3 पेटी दबा दिया रहता, मैं भी तो बढ़ा दिया रहता, तो आज कुछ और व्यवस्था होती, क्योंकि धनी बल जीता है। हम उस तरफ सोचते ही नहीं बिल्कुल ना, हमने कभी विचार तो आया होगा सर्विस में कभी सोचा धन के बारे में, ना इसमें सोचा, ये हमारा क्षेत्र ही नहीं है सोचने का। तो अभी आपको क्या लगता है कि यूपी को किधर सोचना चाहिए, और क्या नहीं, यूपी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है पूरे भारत का, और यूपी के विकास में पूरे भारत का विकास निर्भर है। तो यूपी का विकास होना है और बहुत तेजी से होने की आवश्यकता है, और इसके लिए हर क्षेत्र में काम होने की जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पे यहाँ लाना पड़ेगा, स्वास्थ्य शिक्षा में काम करना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में मिलकर अगर जब काम होगा तभी यूपी का विकास होगा, और यूपी जिस दिन आगे तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा, फिर इसके विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। तो यूपी जिस दिन विकास करना शुरू करेगा, उस दिन इसके विकास को कोई रोक नहीं पाएगा और नंबर 1 होगा। तो ये थे वो जिन्होंने यूपी को यूपी बनाने में, यूपी को चमकाने में बहुत अहम रोल निभाया था। तो ऐसी ही कहानियां बतकही में देखने के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कीजिए, और दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कई कहानियां उन्हें भी पता चल जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।